हेलो एवरीवन। अभी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? मेरा चेहरा आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है क्या? जी हाँ, सर, किधर है? माय फेस इज क्लियरली विजिबल टू यू। यस, यस सर। क्लियरली तो विजिबल। अगेन ऑल ओके। मैं अंकित जैन आप सभी के सामने सादर उपस्थित हूँ एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए, एंड द सब्जेक्ट इज सर्वे। हम आपके सामने सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि इस साले से पीछा छूट जाए, लेकिन नहीं छूट पाया, उसके लिए मुझे दुख है। ठीक है ना। आप लोग बोल रहे थे ना यार, अब पीछे छूट जाए इससे, अब इसकी शक्ल ना देखनी पड़े, लेकिन भगवान को शायद हमारा मिलन मंजूर है, हमारी जुदाई मंजूर नहीं है। सही बोल रहा हूँ क्या? चलिए खैर, आगे चलते हैं और चीजों को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सर ब्रिज का क्लास नहीं हुआ सर, क्या? ब्रिज को पहले खत्म कर दे तो अच्छा रहता, अधूरा छोड़ दिए। अधूरा नहीं छोड़े भाई, कल परसों से ही खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, कल परसों में ही खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं सर्वे को थोड़ा डिले नहीं करना चाहता था। ब्रिज की यार वो लास्ट टॉपिक जो है ना, उसका पीपीटी बनने को रखा हुआ है। ठीक है ना। तो पहले मैं ये सोचा कि अपन उसके चक्कर में सर्वे को क्यों डिले करें, आप लोग का लॉस होता, छुट्टी होती। तो मैंने आपके सामने बोला कि पहले अपन सर्वे भी चालू कर देते हैं और एक आध दिन में ब्रिज भी स्टार्ट। यानी ब्रिज को तो अब एक ही क्लास लगेगा, एक या दो क्लास, तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। ठीक है ना, इस बात की मेरी गारंटी है। चलें आगे। लिख कर पढ़ा दीजिए। हाँ, लिख कर ही पढ़ा रहा हूँ यार, लिख कर ही पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मैडम हैं तो मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। चलो खैर, आगे चलते हैं, अपन चीजों को समझते हैं बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेट्स बी स्टार्ट। मैं आपके सामने स्टार्ट करूंगा। लेट्स बी स्टार्ट। मैंने आपके सामने बोला सर सर्वे के नोट्स लिखना पड़ेगा, आइदर इट्स ओके। नो नो, मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मैं क्लास में लिख रहा हूँ तो आप भी लिखिएगा। लिख लिख कर पढ़ने में क्या होता है ना, लिख लिख कर पढ़ने में थोड़ा सा अपन को मजा भी आता है, थोड़ा क्लास एंटरटेनमेंट भी बना रहता है, और थोड़ा सा आप बोर भी नहीं होते, नहीं तो आप लेक्चर सुन सुन के बोर हो जाओगे। सही बात है। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का दिन, सर्वे का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज अपन सिर्फ सर्वे का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सर्वे क्या होता है, सर्वे को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है ना, मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता, आप जिंदगी में सर्वे पढ़े ही नहीं हो। चलेगा बच्चों? चलेगा ना। मैं आपको ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आप सर्वे जानती नहीं है, सर्वे क्या होता है, आप जिंदगी में सर्वे पढ़े ही नहीं है। मैं ये समझ के आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा। चलिए, तो भारत माता की जय बोल के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम आपके सामने स्टार्ट करते हैं बेटा। द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम जो है, इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वे। मैं आपके सामने इंजीनियरिंग सर्वे की बात करूंगा। आई विल डिस्कस हियर। मैं बात करने वाला रहूंगा इंजीनियरिंग सर्वे के बारे में। इसका एक और नाम होता है, सो आई विल से इट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग सर्वे। इसको हमने इंजीनियरिंग सर्वे बोला। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको हम आपके सामने एक और नाम देते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है ना। एक जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग भी इसको बोलते हैं, जियोटेक नहीं, जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग। हम आपके सामने जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग के बारे में भी बात करेंगे। अब बात ये आ रही है कि सर सर्वे का आजकल जो नाम है, इट इज अ ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग, हम उसको ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सो बात ये आ रहा है कि सर सर्वे को ज्योमेट्रिक इंजीनियरिंग क्यों बोला जाता है। अभी मैं आपके सामने थोड़ी थोड़ी सी बातों को डिस्कस करूंगा। मेरे परम प्रिय भाइयों एवं भाइयों की प्यारी बहनों, कंडीशन इज दिस। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सर आप मुझे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाओगे, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे जो आप कवर करने वाले रहोगे। तो पहला पोर्शन, जो पहला टॉपिक मैं आपके सामने कवर करूंगा, इट्स अ वेरी सिंपल, इट इज अ इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इस इंट्रोडक्शन में छोटी मोटी चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे आपके सामने पढ़ना पड़ता है सर्वे का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है सर्वे का। मुझे आप लोगों के सामने पढ़ना पड़ेगा कि स्केल का मतलब क्या होता है, आरएफ क्या कहलाती हैं, यूनिट्स कितनी हैं, एरिया मेजर करने की यूनिट कौन कौन सी हैं, लेंथ मेजर करने की यूनिट कौन कौन सी हैं, ये सब हमें पढ़ना पड़ेगा। सेकंड यूनिट के बारे में इफ आई विल डिस्कस, अगर हम सेकंड यूनिट के बारे में आपके सामने डिस्कस करते हैं तो सेकंड यूनिट में हमें जो पढ़ना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड लीनियर मेजरमेंट। हम आपके सामने जो बात करेंगे, हम जो नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, इट इज कॉल्ड एज लीनियर मेजरमेंट। और लीनियर मेजरमेंट, और इसी में हम आपके सामने बात कर लेंगे बहुत ही पॉपुलर टॉपिक, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लीनियर मेजरमेंट एंड चेन सर्वे, नाम सुना है।
सो मैंने आपसे बोला पहला टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, दूसरे टॉपिक की हम बात करेंगे तो सेकंड टॉपिक इज लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वे। मैं आपके सामने लीनियर मेजरमेंट एंड चेंज सर्वे के बारे में डिस्कशन करूंगा। थर्ड टॉपिक आई विल डिस्कस, अगर हम तीसरे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम आपके सामने जो बात करते हैं इट इज कॉल्ड एज एंगुलर मेजरमेंट या फिर कंपास सर्वे, हम उसको नाम देते हैं। सो मैंने आपके सामने बोला नेक्स्ट यूनिट मैं जो आपके सामने पढ़ने वाला रहूंगा इट इज कॉल्ड एज कंपास सर्वे, और कंपास सर्वे के बाद नेक्स्ट यूनिट मैं जो आपके सामने पढ़ाऊंगा इट इज कॉल्ड एज ओमिटेड मेजरमेंट, उसको हमने आपके सामने ओमिटेड मेजरमेंट बोला। अब ओमिटेड मेजरमेंट को बहुत सारे लोग ट्रेवर्सिंग भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? ओमिटेड मेजरमेंट को बहुत सारे लोग ट्रेवर्सिंग भी बोलते हैं। ट्रेवर्सिंग, ठीक है ना। ट्रेवर्स दो तरीके के होते हैं। ट्रेवर्स, अगर आप चाहें ट्रेवर्स भी लिख सकते हैं। ट्रेवर्स दो तरीके के होते हैं, क्लोज ट्रेवर्स, ओपन ट्रेवर्स। इनका क्या मतलब होता है? आपने दो नाम हो सकता कॉलेज में सुने हो, एक सुना है लैटिट्यूड और एक सुना होगा डिपार्चर। सुना है ना? नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, अंकित जैन आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से बताएगा और बेसिक से समझाने की कोशिश करेगा। मेरे भाइयों बहनों अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए। फिफ्थ टॉपिक विच आई विल डिस्कस, जो पांचवा टॉपिक हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, दिस टॉपिक इज जनरली कॉल्ड एज लेवलिंग। हम लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अब जब हम लेवलिंग की बात कर लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा इट इज कॉल्ड एज कंटूर सर्वे। आपने नाम सुना होगा कंटूरिंग। सो नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस हियर इट इज कॉल्ड कंटूर सर्वे। हम कंटूर सर्वे की बात करेंगे। जब अपन लोग कंटूर सर्वे वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं तो हमें जो सेवेंथ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना पड़ता है कंटूर सर्वे के बाद, सेवेंथ टॉपिक मैं जो आपके सामने डिस्कस करूंगा इट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक। इट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। इसको हमने आपके सामने नाम दिया है इट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बारे में बात करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आएगा आई विल से इट इज अ टेक्यूमेट्री सर्वे। हमें आपके सामने बात करना पड़ेगा टेक्यूमेट्री सर्वे के बारे में। सो नेक्स्ट टॉपिक मैं जो आपके सामने डिस्कस करूंगा दिस टॉपिक इज कॉल्ड टेक्यूमेट्री सर्वे। हम आपके सामने टेक्यूमेट्री सर्वे की बात करेंगे। जब अपन टेक्यूमेट्री सर्वे की बात कर चुके होंगे बच्चों, तो जब हम टेक्यूमेट्री सर्वे के बारे में बात कर चुके होंगे तो नाइन्थ टॉपिक विच आई विल डिस्कस, जो नाइन्थ टॉपिक मैं डिस्कशन करूंगा टेक्यूमेट्री के बाद, है ना, उस सर्वे को मैं आपके सामने नाम देता हूं, थोड़ा सा हमें कर्व के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद हम जो आपके सामने टॉपिक पढ़ाएंगे इट इज कॉल्ड एज थियोडोलाइट, ठीक है ना। हम आपके सामने थियोडोलाइट के बारे में बात करेंगे, थियोडोलाइट एक्चुअल में क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होता है, ठीक है ना, इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे कर्व के बारे में। बिल्कुल लिटिल बिट बात करनी है कर्व्स के बारे में। दो तरीके के कर्व होंगे, एक समिट कर्व, एक वैली कर्व। वैसे हम हाईवे इंजीनियरिंग, आपको हाईवे किस पागल ने पढ़ाई? अच्छा, मैंने ही पढ़ाई है क्या? ओके। तो अगर मैं हाईवे के बारे में बात कर रहा हूँ तो हाईवे में अपन ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कर्व दोनों को पढ़ा है ऑलरेडी, लेकिन इसमें फिर भी कुछ कुछ चीजें, रेडियस ऑफ कर्व कैसे निकाला जाता है, हॉरिजॉन्टल कर्व कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये सब चीजों के बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। अब इसके बाद 11th टॉपिक विच आई विल डिस्कस, हम जो 11th टॉपिक के बारे में बात करेंगे इट इज कॉल्ड एज एरिया एंड मेजरमेंट। मैं आपके सामने थोड़ा सा एरिया एंड मेजरमेंट के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये चीजें अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। एरिया एंड मेजरमेंट सिलेबस में नहीं दिया है आपको, कर्व आपके लिए सिलेबस में नहीं दिया है। सो मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपके सामने बोला एरिया एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो होगा 12 टॉपिक, आप लोगों ने हो सकता है उसका नाम सुना हो, आपने सुना होगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ठीक है ना। आपने नाम सुना होगा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। हमें थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे पढ़ना है कि एक्चुअल में पोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, एजमत का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कभी कभार पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। सर रीवा से हैं? नहीं नहीं, रीवा से नहीं है भाई। सो ये छोटे छोटे से टॉपिक यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद वी विल डिस्कस हियर, मैं आपके सामने अच्छे तरीके से सुनिए और समझिएगा मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है आई थिंक 13th टॉपिक इज देयर, 13वां टॉपिक जो हमारे पास होगा उसको मैं आप लोगों के सामने नाम देता हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, इट इज अ प्लेन टेबल सर्वे। ये हम भूल रहे थे, ये आपके सिलेबस का पार्ट है ना। इट इज अ प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल सर्वे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लेन टेबल सर्वे पढ़ने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है
ठीक है ना, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। मुझे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा। अब जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ लेते हो, सो मैंने आपसे बोला जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट पढ़ लेते हो, इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आज की तारीख में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग। नाम सुना है? तो आप लोगों ने आराम से नाम सुना होगा इसका। द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। एंड रिमोट सेंसिंग, उसको हमने आपके सामने रिमोट सेंसिंग बोल दिया। सो एंड रिमोट सेंसिंग, तो मैंने आपसे बोला जीआईएस, जीपीएस एंड रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। तो इस तरीके से अगर मैं चाहूं, अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो मोटे मोटे तौर पर मुझे इन 15 टॉपिक को कवर करना है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होती है ना, सर्वे को हम जितना आसान सब्जेक्ट मानते हैं, भगवान कसम ये उतना आसान सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है ना। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं? ऑल आ ओके, रहा है ऑल ओके सर जी, ऑल ओके। आ रहा है क्लियर। ना आ रहा है, भैया, आ रहा है, वॉइस आ तो रहा है। क्लियर है। आप थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिएगा, आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो। सो मैंने आपके सामने बोला इस तरीके से अगर अपन चाहें तो अपने टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो चलिए आज की महान क्लास में वी विल स्टार्ट फर्स्ट पोर्शन, दैट मींस इंट्रोडक्शन। हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे आपके सामने। अब जब हम इंट्रोडक्शन के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं, आई विल टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन हियर, मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन की बात करूंगा। तो सर इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको एक ही बात पूछना चाहूंगा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूंगा, और एक ही बात का मतलब क्या है, हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आपके सामने सर्वे, ठीक है ना। हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है सर्वे, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, पहले के जमाने में जियोमेटिक्स नहीं कहते थे उसको, पहले के जमाने में अपन इसको सर्वे ही बोलते थे, लेकिन बाद में 2016-17 से 2015 से हम इसका नया नाम देने लगे। इट इज कॉल्ड जियोमेटिक, हम जियोमेटिक्स बोलने लगे उसको। तो जियोमेटिक इसलिए बोलने लगे क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग ऐड हो गया। तो जब ये सैटेलाइट वगैरह की चीजें ऐड हो जाती हैं तब इसको जियोमेटिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। सैटेलाइट के बिना जो टॉपिक है ये सब सर्वे हैं, ये बात याद रखिएगा। अब एक बच्चा बोल रहा है जीआईएस इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आजकल क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इट इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है ना। सो इट इज अ ट्रेंडिंग टॉपिक, ये ऑलरेडी ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी रहती है, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा कि ये पढ़ लेना। सर सर्वे, सर्वे कहाँ पेपर लीक कर देना, सर्वे का पेपर लीक कर देना है। चलो खैर आगे चलें, आप लोगों की भावनाओं को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं आपके सामने सर्वे के बारे में डिस्कशन करूं तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सर सर्वे का बेसिक मतलब क्या है। कोई टेक्निकल मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं, सर्वे का एकदम बेसिक मतलब पूछ रहा हूं। व्हाट इज द बेसिक मतलब ऑफ सर्वेइंग, व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ सर्वेइंग। तो मेरी बात को सुनो, एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है कि अपनी जिंदगी में हर एक इंसान कभी ना कभी सर्वे को जरूर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बचपन से सर्वे करते हुए आ रहे हैं बेटा, हम बचपन से सर्वे करते हुए आ रहे हैं। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला जैसे सपोज दैट अपन ने 10th क्लास को पास किया या फिर आपने 12th क्लास को पास किया, जो भी क्लास आपने पास किया हो, इसके बाद आप क्या कर रहे थे? इसके बाद यू आर गो टू कॉलेज ना, आप कहाँ पर गए? कॉलेज में गए। अब जब आपको 11th क्लास, जब आपको 10th क्लास या 12th क्लास के बाद जब आपको, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला कि आप 10th और 12th क्लास के बाद कॉलेज में गए, तो यार आप ऐसा थोड़ी ना कि आपने 10th क्लास को पास किया और 10th क्लास पास करने के बाद आपने ऐसी डिग्री उठाई और उससे बोला लो बे साले, आपने बोल दिया, आपने बोल दिया लो बे साले कॉलेज में जाके ये मेरी डिग्री है, दम है तो एडमिशन दे दो। ऐसा आपने नहीं किया ना, गिव मी आंसर प्लीज, आपने ऐसा नहीं किया ना। सो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपके सामने क्या बोला है अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे बोला कि एक्चुअल में जब भी अपन सर्वे के बारे में डिस्कशन करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सर्वे हियर, जब मैं आपके सामने अनिल रुका गया, अब भैया
मैंने आपसे क्या बोला है, नाउ सी हियर प्लीज। मैंने आपसे बोला कि जब हम आपके सामने सर्वे की बात करते हैं तो मैंने आपसे बोला, एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया। मैंने आपसे बोला आप 10th क्लास में थे और आप 12th क्लास में थे, तो आप 10th क्लास में थे या 12th क्लास पास करके जब आप कॉलेज में गए तो आपने ऐसा नहीं बोला कि भैया ये हमारी डिग्री है, ये लो साले हमें एडमिशन दे दो, ऐसा आपने नहीं बोला। ऐसा आपने नहीं बोला, सही बोल रहा हूं ना? ऐसा आपने नहीं बोला। आपने क्या किया, आपने पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद भी जब कॉलेज लेने की बारी आई, क्या किया, बहुत सारी चीजें देखी, उस कॉलेज का स्टेटस क्या है, ठीक है ना, उस कॉलेज का स्टेटस क्या है। आप लोगों ने सबसे पहली बात आपने क्या देखा, आपने देखा कि उस कॉलेज का स्टेटस क्या है। उसके बाद आपने क्या देखा था, इसके बाद आपने देखा उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। फिर आप लोगों ने वहां पर देखा होगा यार पढ़ाई कैसी होती है, व्हाट इज द लेवल ऑफ द स्टडी। फिर आपने वहां पर देखा होगा सर वहां पर फैकल्टी कौन कौन है, आपने देखा होगा वहां पर फैकल्टी कौन कौन है। इसके बाद जब इतना कर लिया तो आपने एक और चीज देखी होगी, उसका क्या नाम है, तो आपने एक और चीज देखी होगी, एंड द नेम ऑफ दिस, कि सर उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, ठीक है ना। आपने इतनी चीजों के हिसाब से कॉलेज को जज करते हैं, हम सभी लोग करते हैं, एम आई राइट, ठीक है ना। सर नहीं देखा, अरे यार भाई यार मैं एग्जांपल बता रही हूँ यार। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला कि जब भी हम किसी भी कॉलेज को लिए, जब भी हम किसी भी कॉलेज को लिए, तो मैंने आपके सामने बोला आप जब कॉलेज को लेते हैं तो आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में आप गए होंगे और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाके आपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया होगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जा रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाकर जब आप आ, मैंने आपसे बोला, मैंने आपके सामने बोला जब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जा रहे हैं, तो जब आप डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जा रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाकर यू ऑब्जर्व दैट, आपने ये ऑब्जर्व किया डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाकर आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में जाकर आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो अल्टीमेटली आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में आप गए, आपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, तो शायद आपको नॉलेज हो या ना हो, लेकिन आपने इनडायरेक्टली मालूम क्या कर लिया, लेकिन आपने इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉलेज सर्वे कर लिया। कौन सा सर्वे कर लिया बेटा, कॉलेज सर्वे कर लिया, आपने इनडायरेक्टली कॉलेज सर्वे कर लिया, समझ रहे। यानी अगर मैं सर्वे के बेसिक मतलब की बात करूं तो सर्वे का केवल और केवल एक ही पर्पस होता है, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ये सर्वे है। जैसे एक भाई साहब बोल रहे हैं सर सुंदर लड़की भी तो हो सकती थी, तो मान लो आप कभी कॉलेज में जाते हो, ठीक है ना, आपको एक कन्या पसंद आ गई, अब आपको बहुत ज्यादा लड़की अच्छे से पसंद आ गई, वैसे नो डाउट मैं समझता हूँ, मैं भी आपकी एज से निकल चुका हूँ, मैं भी कॉलेज पढ़ चुका हूँ। हम जब कॉलेज में जाते हैं तो हर दूसरी लड़की हमें पसंद आ जाती है ना। यानी अपन लोगों को क्या है, अपन लोगों को यानी लड़की देखी हो पसंद आ गई, यानी लड़कों की ये फितरत है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर लड़की तुम देख रहे हो और तुम्हें पसंद नहीं आ रही, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यू हैव अ बायोलॉजिकल डिफेक्ट, देन डोंट गो टू कॉलेज, यू गो टू हॉस्पिटल फर्स्ट। समझ रहे हो ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है यार, लड़की दिखेगी हमें पसंद आएगी आएगी। तो मान लीजिए अगर भाई साहब को लड़की पसंद आ गई, अब मान लो भाई साहब को लड़की पसंद आ गई, तो लड़की क्या, भाई साहब क्या करेंगे, भाई साहब उस लड़की का सबसे पहले नाम पता करेंगे कि उन मैडम का नाम क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम ये पता करेंगे, हम सबसे पहले लड़की का नाम पता करेंगे कि उन मैडम का नाम क्या है, ठीक है ना। नाम के बाद मैं ये देखूंगा कि वो किस क्लास में पढ़ती है। जब हम क्लास को देख लेंगे, जब हम क्लास को देख लेंगे, ठीक है ना, मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपसे बोला, फिर हम आपके सामने थोड़ा सा आगे आए, फिर हमने देखा कि यार नेम क्या है, क्लास क्या है, सर वो किस सिटी से बिलोंग करती है सर, ये सब हमने आपके सामने देखा, ठीक है ना, वो किस सिटी से बिलोंग करती है, तो अल्टीमेटली आपने मैडम का भी सर्वे कर लिया। आई गेट माई पॉइंट, ये बात आप याद रखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, ठीक है ना। डायरेक्ट फोन नंबर, वो चप्पल मारेगी भाई, यानी चांटे भी नहीं मारेगी वो, यानी कुछ भी बोल रहे हो यार, सीधा नंबर मांग लूंगा। मैडम अगर कोई सुन रही हो, अगर भाई साहब को कोई पसंद करता है तो बिल्कुल भैया बना लो इसको, तमीज ही नहीं है कैसे काम करना है आगे जाके, क्या, यानी बच्चे भी बोलेंगे कैसा बाप मिला है यार मुझे। चलो क्या, मैंने आपसे बोला सर्वे का बेसिक मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक मतलब ऑफ द सर्वे। सर्वे का
बेसिक मतलब होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, केवल और केवल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही सर्वे है, ये बात आप याद रखिए। तो मैंने बोला सर्वे का एक बेसिक मतलब होता है, एंड द बेसिक मतलब ऑफ सर्वे टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज कॉल्ड एज सर्वे। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना इज कॉल्ड सर्वे। ठीक है ना। अगर हम सर्वे का बेसिक मतलब की बात करें तो सर्वे का बेसिक मतलब होता है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपके सामने बोला, अब बात ये आ रही है कि हम सर्वे नहीं पढ़ रहे हैं, हम इंजीनियरिंग सर्वे पढ़ रहे हैं। सही बात है ना। मैं सर्वे नहीं पढ़ रहा, मैं सर्वे पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं इंजीनियरिंग सर्वे पढ़ रहा हूं। तो इफ आई विल टॉक अबाउट इंजीनियरिंग सर्वे, तो इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या है यार, ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो। इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लो जो इंजीनियरिंग काम में यानी इंजीनियरिंग वर्क को कैरिड आउट करने के काम में आती है। अब इंजीनियरिंग वर्क को कैरिड आउट करने के काम में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, सिंपल है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, रोड बनाऊंगा तो डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना। इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कितने हाइट पर है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कितने हाइट पर है, हमें ये हाइट चाहिए। या फिर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कितने एंगल पर है, इसका एंगल थीटा चाहिए, यही तो चाहिए मुझे। डिस्टेंस चाहिए, एंगल मतलब डायरेक्शन चाहिए, और मुझे एलिवेशन मतलब हाइट चाहिए। ये तीन ही चीजें तो चाहिए, इंजीनियर सब कुछ कर लेगा। तो मैंने आपसे बोला इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब होता है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें मैं किसी भी पॉइंट का लोकेशन पता कर सकता हूं ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस। ठीक है ना, कि सरफेस पर उसकी लोकेशन क्या है, सरफेस के ऊपर उसकी लोकेशन क्या है, सरफेस के नीचे उसकी लोकेशन क्या है। कैसे पता करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है ना। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब क्या, जैसे मैंने आपसे बोला ये एक पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, इस पी और क्यू पॉइंट के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस बता दो, तो आप टेप से मेजर करके बता दोगे, इट इज अवर डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है ना। मैंने आपसे बोला इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेजरमेंट, इसको हमने डायरेक्ट मेजरमेंट बोला। और अगर मैंने आपसे बोला इस पी पॉइंट से लेकर इस क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस बता दो, अगर मान लो यहाँ पर बीच में बहुत बड़ा हिल है तो आप इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, कुछ आपको इनडायरेक्ट तरीके से इसको मेजर करना पड़ेगा। सो दिस इज अवर इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट किसी भी चीज का हो सकता है, डिस्टेंस का हमने बताया, एंगल का भी हो सकता है, और ऐसे ही एलिवेशन का भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। सो इट इज अ इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे का मतलब क्या है, तो लिखिएगा engineering survey is that branch of science, is a branch of science, is a branch of science। मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला इंजीनियरिंग सर्वे इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज या फिर इट इज एन आर्ट भी लिख सकता हूं मैं, इट इज एन आर्ट, है ना। ऐसा भी लिखा जा सकता है कि सर्वेइंग इज द आर्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखिए सर्वे इज अ आर्ट। सर्वे एक ऐसा आर्ट होता है, सर्वे इज अ आर्ट, सर्वे एक ऐसा आर्ट होता है of determining the relative position of point, of determining, of determining the relative position of point, of determining the रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, जिसके थ्रू आप रिलेटिव पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो इंजीनियरिंग सर्वे इज अ आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑन कॉमा above or beneath the ground level, on comma above or beneath the ground level, or beneath the ground level by mean of direct or indirect measurement, by mean of direct or by mean of direct or indirect measurement, by mean of direct or indirect measurement, by mean of direct or indirect measurement of distance, direction and elevation, of distance comma direction और elevation, distance direction और elevation। तो मैंने आपके सामने बहुत ही सिंपल शब्दों में बातें बोल दी। मैंने आपसे बोला इंजीनियरिंग सर्वे इज अ आर्ट, ये एक ऐसा आर्ट होता है जिसकी हेल्प से डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का
रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो ऑन, अबव और बिनिथ द ग्राउंड लेवल, ऑन, अबव और बिनिथ द ग्राउंड, ठीक है ना, बाय मींस ऑफ, और किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन और एलिवेशन। गेट माय पॉइंट। अब मैंने आपसे बोला अगर अपन सर्वे के बारे में इतनी बात तो समझ गए, देखो बेटा जब भी हम सर्वे की बात करते हैं सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वे में, यानी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे की बात करेंगे तो सर्वे को मेनली तो दो टाइप से, या फिर अगर हम टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करें, पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम आपके सामने टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में डिस्कशन करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा काय के बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सर्वे, अगर मैं आपके सामने टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करूं तो जनरली दो टाइप का सर्वे होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने आपसे बोला आई विल कंसीडरिंग अ टाइप्स ऑफ सर्वे, मैं अगर टाइप्स ऑफ सर्वे की बात करूंगा तो मेरे भाइयों जनरली दो टाइप का सर्वे हमारे लिए दिखाई देता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे विच आई विल डिस्कस, जो पहले टाइप का सर्वे हमारे पास होगा, दिस सर्वे इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वे। तो मैंने आपके सामने बोला द फर्स्ट सर्वे, जो पहला सर्वे हमारे पास होता है, द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड प्लेन सर्वेइंग, ठीक है ना, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वेइंग, एक हमने आपके सामने प्लेन सर्वेइंग बोला, एंड द अनदर सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज, उसको हमने आपके सामने नाम दिया है, इट इज अवर जियोडेटिक सर्वे। तो मैंने आपके सामने दो सर्वे बोला, एक प्लेन सर्वे एंड द अनदर सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्वेइंग, हमने आपके सामने जियोडेटिक सर्वेइंग बोल दिया। तो द फर्स्ट सर्वे विच आई विल डिस्कस हियर, इट इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वेइंग, हमने प्लेन सर्वेइंग बोला, एंड द अनदर सर्वे आई विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्वेइंग, हमने आपके सामने जियोडेटिक सर्वे नाम दे दिया। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अगर मैं आपके सामने प्लेन सर्वे की बात कर रहा हूं तो इसने क्या किया है, इसने क्या किया है, अर्थ इज कंसीडर्ड एज अ प्लेन, इसने अर्थ को प्लेन माना है, अर्थ कर्वेचर को इग्नोर किया है। भाई अर्थ प्लेन थोड़ी ना है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ लाइक दिस ना, इस तरीके से हमारा अर्थ है, ठीक है ना, सर्कल भी नहीं है, लेकिन हम एनालिसिस स्फीयर या फिर सर्कुलर अर्थ का सर्कल मान लेते हैं अर्थ को, लेकिन अर्थ सर्कल है नहीं एक्चुअल। मैंने आपके सामने बोला एक सेकंड रुकिएगा बेटा, मैं बता रहा हूँ। सो मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने आपसे बोला अर्थ का एक्चुअल में जो ओरिजिनल शेप है, इट इज कॉल्ड एज जियोइड, हम इसको आपके सामने जियोइड नाम देते हैं। द ओरिजिनल सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज जियोइड, उसको हमने जियोइड बोला है, ठीक है ना। अभी अपन देखते हैं इस बात को। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ की सरफेस पर रियलिटी में कर्वेचर है, लेकिन प्लेन सर्वे बोलता है कि यार मैं अर्थ की सरफेस को प्लेन मानूंगा, ठीक है ना। इन प्लेन सर्वे, अगर मैं प्लेन सर्वे की बात कर रहा हूं, अर्थ कर्वेचर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। सो मैंने आपसे बोला इन प्लेन सर्वे, अगर अपन प्लेन सर्वे की बात कर रहे हैं, इन प्लेन सर्वे अर्थ कर्वेचर इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, 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 ठीक है ना, हमने अर्थ कर्वेचर को अकाउंट फॉर किया ही नहीं है, अकाउंट फॉर किया ही नहीं है। जबकि अगर हम जियोडेटिक सर्वे के बारे में बात करते हैं तो ऐसा बोला जाता है इन जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा, जियोडेटिक सर्वे के अंतर्गत, अगर हम जियोडेटिक सर्वे की आपके सामने बात कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए और समझिएगा। सो मैंने आपसे बोला इन जियोडेटिक सर्वे, अगर अपन जियोडेटिक सर्वे की बात करेंगे, सो आई विल डिस्कस हियर इन जियोडेटिक सर्वे, अगर अपन जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ कर्वेचर इन जियोडेटिक सर्वे, जियोडेटिक सर्वे में मैं आपके सामने लिख रहा हूं अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ कर्वेचर जो है उसको अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, टेकन टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ कर्वेचर को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। अकाउंट फॉर करना पड़ेगा का मतलब क्या है भाई, हमारा अर्थ सरफेस कर्वेचर है तो जियोडेटिक सर्वे उसको कर्वेचर ही मानेगा, जबकि प्लेन सर्वे उसको क्या मानेगा, प्लेन मानेगा। नाम से क्लियर है। अब मैंने आपसे बोला, अब देखिए बड़े ध्यान से, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था रिलेटिव पोजीशन का मतलब, रिलेटिव पोजीशन का मतलब एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जैसे हमने आपसे बोला कि इस पॉइंट का हाइट बताओ, तो आप यही बोलोगे ना रिस्पेक्ट में, तो मैं बोलूंगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हाइट बता दो, समझ रहे हो। अगर आप बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि हमने 100 मीटर लंबी बॉल, यानी हमने 100, हमने कुतुब मीनार का हाइट मान लो सपोज दैट 100 फीट बना दिया, 100 फीट 100 मीटर या 100 फीट जो भी हाइट है कुतुब मीनार का,
20 मीटर समथिंग। तो मैंने बोला आपने कुतुब मीनार बना दिया, तो आपने कुतुब मीनार बनाया तो आप हमसे यही पूछोगे ना हाइट कहाँ से मेजर करनी है सर? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हो ना, तो तो एक्चुअल में जब हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं बेटा रिलेटिव पोजीशन। आर यू गेट माय पॉइंट? प्लीज गिव मी आंसर। उसको हम आपके सामने नाम देते हैं रिलेटिव पोजीशन। ये किसने यार ये चालू कर लिया? बंद करो यार, बंद करो। ये किसने चालू किया है? गिव मी आंसर प्लीज। इसको बंद करिएगा, ये किसने चालू किया है यार? चलिए, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। ठीक है ना? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैंने आपके सामने बोला कि सबको क्लियर है ना रिलेटिव पोजीशन का मतलब? सर जिसने क्वेश्चन पूछा था प्लीज गिव मी आंसर। हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और चीजों को थोड़ा समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मेरे प्यारे भाइयों एवं भाइयों की प्यारी बहनों। अब बात ये आ रही है कि सर हमने प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में थोड़ा सा सर डिफरेंस पता पड़ जाए तो यानी हमें मजा आ जाएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लेन सर्वे, मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ प्लेन सर्वे, और एक तरफ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ जियोडेटिक सर्वे। तो एक हमने लिखा प्लेन सर्वे और एक सर्वे हमारे सामने जो था इट इज कॉल्ड एज जियोडेटिक सर्वे, हमने उसको आपके सामने जियोडेटिक सर्वे बोल दिया। तो आई विल से द फर्स्ट सर्वे इज प्लेन, अनदर इज जियोडेटिक। दो टाइप के सर्वे पढ़ा है। मैंने आपके सामने क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनिएगा बच्चों और अच्छे तरीके से मेरी बात समझिएगा। मैंने आपसे बोला यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं प्लेन सर्वे में, तो हमने बोला अर्थ कर्वेचर इज नॉट कंसीडर, अर्थ या कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर, curvature of earth. So I will say curvature of earth is not consider. आप curvature of earth को consider नहीं कर सकते हैं। curvature of earth is not consider, आप curvature of earth को consider नहीं कर सकते। ठीक है ना? अगर हम जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में अर्थ कर्वेचर शुड बी कंसीडर, आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, हमने क्या किया, कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर किया। सो आई विल से कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा। कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, आपको कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम प्लेन सर्वे की बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए, आपके अर्थ पर कर्वेचर है और हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। आपके आपके अर्थ पर कर्वेचर है और हम कंसीडर नहीं करेंगे। नॉट टेकन इनटू अकाउंट एंड इनटू अकाउंट कौन सा पॉइंट लेगा? क्या क्या बोल रहे हो? नॉट टेकन इनटू अकाउंट एंड टेकन इनटू अकाउंट, सर कौन सा पॉइंट को लेगा? मतलब मैं समझा नहीं। नॉट टेकन इनटू अकाउंट मतलब मुझे अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं करना है, और टेकन इनटू अकाउंट मतलब मुझे अर्थ कर्वेचर को कंसीडर करना है। आप क्या पूछ रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कौन सा पॉइंट लेगा का मतलब क्या? दोनों पॉइंट लेना पड़ेगा। प्लेन सर्वे में मुझे अगर हम प्लेन सर्वे की बात करें तो प्लेन सर्वे में मैं लिखूंगा नॉट टेकन इनटू अकाउंट। अगर मैं आपके सामने जियोडेटिक सर्वे की बात करूं तो उसमें मैं लिखूंगा टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है ना? इट इज ऑल अबाउट अंग्रेजी, इट इज ऑल अबाउट अंग्रेजी, इट्स नॉट अबाउट सर्वे, है ना? अब यार ये तो यार आराम से सुनो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। मैंने आपके सामने सिंपल बोला, मैंने बोला इन प्लेन सर्वे में कर्वेचर ऑफ अर्थ इज नॉट कंसीडर, हम कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बट इन जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर, हमें कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर करना पड़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ और क्या मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। आप एक बात बताओ, हमारे अर्थ पर कर्वेचर है और हम इसको प्लेन मान रहे हैं। अर्थ पर कर्वेचर है लेकिन प्लेन सर्वे ने इसको प्लेन माना, तो इसका मतलब इसमें ज्यादा एरर होगा कि नहीं होगा? भाई जो चीज है ही नहीं आप वो मान रहे हो, कर्वेचर है आप प्लेन मान रहे हो, तो भाई इस पे एरर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है, इसमें एरर आएगा। तो मैंने आपके सामने बोला इट इज लेस एक्यूरेट, ये लेस एक्यूरेट सर्वे है, ये लेस एक्यूरेट सर्वे होगा। ये बात याद रखिए, ये लेस एक्यूरेट सर्वे होगा। ठीक है, क्या हो गए सभी बच्चों? स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ? गिव मी आंसर प्लीज, स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ? ठीक है, जबकि मैं यहाँ पर आपके सामने बात कर रहा हूँ जियोडेटिक सर्वे के बारे में, तो जियोडेटिक सर्वे इज द मोर एक्यूरेट, ये
ज्यादा एक्यूरेट सर्वे होता है, ये बात याद रखिए। सो इफ आई विल टॉक अबाउट प्लेन सर्वे इज द लेस एक्यूरेट सर्वे, ये लेस एक्यूरेट सर्वे है। जबकि आई विल टॉक अबाउट जियोडेटिक सर्वे, तो जियोडेटिक सर्वे जो होगा ये मोर एक्यूरेट सर्वे होगा। अब एक बात बताओ भाई, ये लेस एक्यूरेट है तो इसको छोटे मोटे एरिया में यूज किया जाएगा, सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया, सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया। सो मैंने आपसे बोला सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरियाज में ये सूटेबल है। मैं आपसे बोल रहा हूँ सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया। और अगर मैं आपके सामने जियोडेटिक सर्वे की बात कर रहा हूँ तो जियोडेटिक सर्वे इज सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया में सूटेबल है। सो मैंने आपसे बोला सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया के लिए सूटेबल होगा। सो आई विल से सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया के लिए सूटेबल होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो मैंने आपसे बोला सूटेबल फॉर स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल है। और इट इज सूटेबल फॉर लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया के लिए सूटेबल है। अब मेरी बात को समझना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। मैंने आपसे बोला देखो एक छोटा सा डिफरेंस, अगर आप दो पॉइंट कंसीडर करो, दिस इज अवर पॉइंट ए और हियर आई विल कंसीडरिंग अ पॉइंट बी। आपने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और आपने पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस जो कंसीडर किया, मान लो आपने प्लेन सर्वे का यूज किया और प्लेन सर्वे की हेल्प से आप ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही डिस्टेंस आएगा। और ये डिस्टेंस सपोज दैट 12 किलोमीटर है, ठीक है ना। हमने आपसे बोला जब आप किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो एक दूसरे से 12 किलोमीटर अपार्ट हैं, आप प्लेन टेबल्स कंसीडर करके, प्लेन सर्वे कंसीडर करके जब इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे सो इट इज 12 किलोमीटर। और हमने सीधी लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि एक्चुअल में प्लेन सर्वे में आप अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हो। मैं ये मान के चल रहा हूं प्लेन सर्वे में आप अर्थ कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे हो। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अब अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे और चीजों को समझने की। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपके सामने बोला अगर आप इसी दो पॉइंट को उठा के लाओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, तो आप जब इस पॉइंट ए और पॉइंट बी को उठा के लाए यानी बिल्कुल, और ये दोनों कितने किलोमीटर अपार्ट हैं, ये दोनों अभी एक दूसरे से 12 किलोमीटर अपार्ट हैं। सो दिस इज अवर पॉइंट ए और दिस आई विल डिस्कस हियर, इट इज अवर पॉइंट बी। तो अगर हम पॉइंट ए पॉइंट बी की बात करें और पॉइंट ए पॉइंट बी से मान लीजिए 12 किलोमीटर अपार्ट है, 12 किलोमीटर दूर है, और अगर हम इसको जियोडेटिक सर्वे की बात करते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में जब मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो पहली बात तो डिस्टेंस ऐसा आएगा क्योंकि अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट। पहली बात तो डिस्टेंस ऐसा आएगा क्योंकि अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू अकाउंट, अर्थ कर्वेचर को आपने अकाउंट फॉर किया है। तो उस कंडीशन में जब आप 12 किलोमीटर दूर एक पॉइंट है तो आप इनका जब डिस्टेंस मेजर करोगे सो दिस डिस्टेंस इज 12 किलोमीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर और एडअप हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मालूम ही है स्ट्रेट पाथ से कर्व पाथ की लेंथ ज्यादा होती है। तो मैंने 12 किलोमीटर क्यों लिया, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि 12 किलोमीटर के बाद हमारा अर्थ डिस्टेंस को लगभग 1 सेंटीमीटर के समथिंग बढ़ा देगा। सही बात है। तो याद रखना जब 12 किलोमीटर आप प्लेन सर्वे में कंसीडर कर रहे हो, जब 12 किलोमीटर आप प्लेन सर्वे में कंसीडर कर रहे हो उस कंडीशन में ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। और जबकि जब आप जियोडेटिक में कंसीडर करोगे तो ये कर्वेचर टाइप में आएगा और इसका डिस्टेंस 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर के समथिंग हो जाएगा। ये बात सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। अब इसके बाद पांचवा पॉइंट देखिएगा, ये हमसे बोलता है कि अगर मान लो आप एक ट्राइंगल कट करो, आप प्लेन सर्वे कंसीडर कर रहे हो, अर्थ के कर्वेचर को आपने कंसीडर नहीं किया, आप एक ट्राइंगल कट करो, ठीक है ना, आपने एक ट्राइंगल अर्थ सरफेस में से कट किया। अब जब आप ट्राइंगल अर्थ सरफेस में से कट कर रहे हो, ठीक है ना, याद रखना द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो एरिया आपको लेना है, आई विल से द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। आप अगर इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हो तो मैंने बोला था एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 195.5 होता था, लेकिन अब 195 किलोमीटर स्क्वायर। सपोज आपने 195 किलोमीटर स्क्वायर का एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया कितना है 195 किलोमीटर स्क्वायर, आपने 195 किलोमीटर स्क्वायर का ट्राइंगल अर्थ सरफेस में से क्या किया, अर्थ सरफेस में से कट किया, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला मैंने आपसे बोला
कि अगर अपन बात कर रहे हैं, आपने अर्थ सरफेस में से एक 195 किलोमीटर स्क्वायर का ट्राइंगल कट किया, ठीक है ना, और आपने प्लेन सर्वे कंसीडर किया, दिस इज अवर पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी एंड दिस इज अवर पॉइंट सी। मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैंने आपसे बोला इसका इंटरनल एंगल जो हमें दिख रहा है इट इज स्मॉल ए, इसका ये जो इंटरनल एंगल हमें दिख रहा है इट इज स्मॉल बी, और इसका जो इंटरनल एंगल हमें दिख रहा है दिस इंटरनल एंगल इज स्मॉल सी। अगर मैं आपके सामने बात करूं, कंसीडर द ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स, अगर हम ज्योमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, इफ आई विल कंसीडरिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री की बात करें, इफ आई विल कंसीडरिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मैथमेटिक्स, अगर हम मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा द सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी एंगल ऑफ ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है इट इज 180 डिग्री। तो इंटरनल एंगल का सम हमें कितना देखने को मिलेगा, द सम ऑफ द इंटरनल एंगल इज 180 डिग्री, हमें 180 डिग्री इंटरनल एंगल का सम देखने को मिलेगा। द सम ऑफ द इंटरनल एंगल, जो इंटरनल एंगल का सम हमें देखने को मिलेगा इट इज 180 डिग्री। लेकिन मेरे भाइयों बहनों माताओं, अगर मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसी 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को अगर मैंने जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करके कट किया होता, तो पहली बात तो ये ट्राइंगल ऐसा नहीं बनता। मैं आपसे बोल रहा हूं, पहली बात तो ये ट्राइंगल ऐसा नहीं बनता, ट्राइंगल बनता लाइक दिस, इस तरीके से कर्वी लीनियर ट्राइंगल बनता। तो हमने आपसे बोला ट्राइंगल बनता लाइक दिस, इस तरीके से एक कर्वी लीनियर ट्राइंगल बनता। इस तरीके से कैसा ट्राइंगल बनता, एक कर्वी लीनियर ट्राइंगल बनता। ये हमने आपसे बोला दिस इज अवर पॉइंट ए, ये हमारे पास पॉइंट बी होता, ये हमारे पास पॉइंट सी होता, और ये जो इंटरनल एंगल हमें दिखता इट इज स्मॉल ए, यहाँ पर जो इंटरनल एंगल का वैल्यू हमें दिखता दिस इज स्मॉल बी, और ये जो इंटरनल एंगल हमें दिखता इट इज स्मॉल सी। तो ये कर्वीलिनियर ट्राइंगल क्यों बना, क्योंकि ये जियोडेटिक सर्वे है, एरिया सेम है, इसका एरिया भी 195 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर 195 किलोमीटर स्क्वायर का ही ट्राइंगल कट किया हूँ, याद रखिए। तो जैसे ही हमने 195 किलोमीटर स्क्वायर का ट्राइंगल इसमें से कट किया, इफ आई विल कट अ ट्राइंगल ऑफ 195 किलोमीटर स्क्वायर, आप जैसे ही 195 किलोमीटर स्क्वायर का ट्राइंगल कट किए तो यू ऑब्जर्व दैट, आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे, मैंने आपसे बोला जैसे ही आपने कट किया यू ऑब्जर्व दैट, आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे। देखिए मैं क्या ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ बेटा, तो मैंने आपसे बोला यू ऑब्जर्व दैट, आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि हम जब इंटरनल एंगल का सम निकालेंगे, यानी कि स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, जब आप इंटरनल एंगल का सम निकालोगे तो द सम ऑफ द इंटरनल एंगल इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में जो इंटरनल एंगल का सम होगा वो कितना होगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री 0 मिनट, 180 डिग्री 180 डिग्री 0 मिनट 0 मिनट और 1 सेकेंड। तो ये इंटरनल एंगल का सम 1 सेकेंड से इंक्रीज हो जाएगा। सो मैंने आपसे बोला इंटरनल एंगल का सम 1 सेकेंड से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये बात याद रखिए, ठीक है ना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार में एग्जाम में, जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम में आप बैठेंगे तो बार बार आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, द क्वेश्चन लाइक दिस, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, आई विल से अ नोट पॉइंट। तो वो हमसे बोलता है कि एरिया कितने से ज्यादा हो कि आप जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करोगे। तो आप याद रखना इफ एरिया इज ग्रेटर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर हमारा एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से भी ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमसे बोला जाता है कि आप क्या करिएगा, आप जियोडेटिक सर्वे को ही कंसीडर करो, ठीक है ना। सो मैंने आपसे बोला 250 ना 260। देखिए एक्चुअल में द रियल एरिया इज 260 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला रियल एरिया इज 260 किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन आप 250 पढ़ा नहीं है, आपने ऑप्शन में देखा होगा, तो जहां 260 ऑप्शन नहीं होता वो 250 ऑप्शन देता है और आपको 250 पर तुक्का मारना पड़ता है, ठीक है ना। तो रियल इज 260 बट ऑप्शन के हिसाब से कभी कभार 260 की जगह 250 दे देता है, तो इसलिए आपको तुक्का मारना पड़ता है, ठीक है बच्चों, ये बात याद रखिए। तो आई विल से, मैंने नोट पॉइंट आपके सामने क्या लिखा, मैंने आपके सामने लिखा, ये हमसे अंग्रेजी में स्टेटमेंट बोलता है इफ एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर एरिया का वैल्यू, इफ एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर हमारा एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है,
इफ एरिया इज मोर देन, ठीक है ना, मैंने आपसे बोला इफ एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है, देन जियोडेटिक then then geodetic consideration then geodetic consideration then geodetic consideration should be taken then geodetic consideration should be taken आपको geodetic consideration कंसीडर करना पड़ेगा। सो मैंने आपसे बोला इफ एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर एरिया का वैल्यू इफ एरिया इज मोर देन 260 किलोमीटर स्क्वायर, अगर 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा एरिया है, देन जियोडेटिक कंसीडरेशन शुड बी टेकन, तो आपको जियोडेटिक कंसीडरेशन लेना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। सर अगर लेस देन 260 हुआ तो आप प्लेन सर्वे यूज कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, जहां पर प्रीसियस वर्क चाहिए पड़ता है, हायर एक्यूरेसी चाहिए पड़ती है, तो हमेशा आप जियोडेटिक को ही कंसीडर करोगे। आपने देखा 195 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में भी 1 सेकंड का एरर आ ही रहा था, 12 किलोमीटर लेंथ में भी 1 सेंटीमीटर का चेंज आ ही रहा था, एम आई राइट। तो एक्चुअल में कहने का मतलब रियलिटी में हमारा जो अर्थ है, रियलिटी में जो अर्थ सरफेस है वो कैसा है, तो रियलिटी में जो अर्थ सरफेस है वो कर्वेचर है, हम उसको स्ट्रेट मान रहे हैं, तो ये हम गलत कर रहे हैं, बस हम तो सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बना रहे हैं। आर यू गेट माय पॉइंट? तो ये बात आप याद रखिए, बाकी जो ऐसा है वो मैंने बता ही दिया। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे, सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके सामने थोड़ा डिस्कस करता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। माय डियर फ्रेंड, इफ आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में आपके सामने बात करें तो अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश करना मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं और मैं आपके सामने क्या डिस्कशन करूंगा। मैंने आपसे बोला राइट डाउन दी हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाएंगे, इट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वे को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आई विल डिस्कस इन फ्रंट ऑफ यू क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, हाउ टू बी क्लासिफाई द सर्वे, हम सर्वे को किस तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, हाउ टू बी क्लासिफाई इट। तो अगर हम जब भी सर्वे की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने बोला सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहला लिखिए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, I will say classification on the basis of, कोई भी क्लास छोड़ के मत जाना, क्योंकि इसके बाद अपन प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे पढ़ाने का, ठीक है। तो कोई भी बच्चा भी क्लास छोड़ के मत जाइए, कब इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा आप कसम खुदा की समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, कब इंपॉर्टेंट पढ़ा दूंगा आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिएगा। आई विल से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। अब नेचर का मतलब समझो, व्हाट डू यू मीन अबाउट नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। तो मैंने आपसे बोला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, सो आई विल से क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। तो अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, अगर हम इसके बेसिस पर आपके सामने क्लासिफाई करें, अच्छा नेचर ऑफ फील्ड सर्वे मतलब आप फील्ड पर कहां पर काम कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, फील्ड पर आप कहां पर काम कर सकते हो भाई, फील्ड तो ग्राउंड पर भी हो सकता है, अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड तो वाटर में भी हो सकती है, और अगर हम फील्ड की बात करें तो फील्ड तो स्पेस में भी हो सकता है। अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, बताओ बच्चों। भाई लैंड पर भी काम कर सकते हैं, लैंड में भी सर्वे किया जा सकता है, वाटर के अंदर भी सर्वे किया जा सकता है, और आसमान में भी सर्वे किया जा सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग, एम आई राइट और रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है मेरे भाइयों बहनों माताओं। मैंने आपके सामने बोला तो इसमें सबसे पहला जो सर्वे आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में, अगर हम बात करें तो इसमें पहला सर्वे जो आता है इट इज कॉल्ड लैंड सर्वे, यानी ऐसा सर्वे
जो जमीन के ऊपर किया जाए। तो मैंने आपसे बोला द फर्स्ट इज लैंड सर्वे। लैंड सर्वे मतलब कि परफॉर्म ऑन लैंड, जो लैंड पर परफॉर्म किया जाए, जो जमीन पर परफॉर्म किया जाए, ठीक है ना। लैंड सर्वे का मतलब यही होता है ना, टू नो द फीचर्स, टू नो द फीचर्स और लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑन लैंड। अगर मैं आपके सामने लैंड की बात कर रहा हूं तो लैंड पर सर्वे जब किया जाता है सो इट इज कॉल्ड एज लैंड सर्वे, वो लैंड सर्वे का पार्ट है ना। हमें अपने रोड को नापना है, वो लैंड सर्वे है। हमारे अपने घर की नपती करनी है, वो लैंड सर्वे है। सही बात है। तो हमने आपसे बोला लैंड सर्वे में अब तीन टाइप के सर्वे आते हैं। लैंड सर्वे के अंदर तीन टाइप के सर्वे आते हैं। पहला सर्वे जो आता है इट इज अ टोपोग्राफिकल सर्वे। इसमें तीन टाइप के सर्वे आते हैं। द फर्स्ट सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज टोपोग्राफिकल सर्वे। एक को हमने आपके सामने नाम दिया, पहला सर्वे जो आता है इट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल सर्वे। सेकेंड टाइप का सर्वे जो हमें देखने को मिलता है, द सेकेंड टाइप ऑफ सर्वे विच आई विल डिस्कस, इट इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे। हमने आपसे बोला इसमें एक और टाइप का सर्वे आएगा, इट इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे। अब इसके बाद इसमें एक और टाइप का सर्वे आता है, ये सब लैंड सर्वे के पार्ट चल रहे हैं। इसमें एक और टाइप का सर्वे आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दिस सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज सिटी सर्वे। हमने सिटी सर्वे आपके सामने बोल दिया। तो मैंने आपके सामने बोला द फर्स्ट इज कंसिडर्ड एज अ टोपोग्राफिकल सर्वे, एक टोपोग्राफिकल सर्वे है। अनदर इज कंसिडर्ड एज अ कैडिस्ट्रल सर्वे एंड अनदर आई विल डिस्कस, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं इट इज कॉल्ड एज सिटी सर्वे। मैंने आपके सामने सिटी सर्वे बोला। अब देखिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं और मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं। सी हियर प्लीज, नाउ सी हियर प्लीज। मैं क्या बोलना चाहता हूं और आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं, आराम से सुनिएगा और आराम से मेरी बात समझने की कोशिश करना। व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कशन करूंगा मेरे भाइयों बहनों। नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए और अच्छे तरीके से मेरी बात को समझिएगा। अच्छे से सुनिए, मेरी बात को समझिए मेरे भाई। अगर हम टोपोग्राफी की बात करते हैं तो टोपोग्राफी के सर्वे में क्या होगा, टोपोग्राफी सर्वे में क्या होगा, अगर मुझे किसी भी एरिया का टोपोग्राफिकल सर्वे करना है तो इसका मतलब क्या है, मैं उस एरिया की जनरल टोपोग्राफी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। सही बात है। जनरल टोपोग्राफी मतलब जैसे मान लीजिए ये सिटी ऑफ लेक है, नवाबों का शहर, नाम है भोपाल, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का दिल बोला जाने वाला, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भोपाल। तो अगर मान लीजिए मुझे भोपाल का सर्वे करना है, तो अगर मुझे भोपाल का टोपोग्राफिकल सर्वे करना है, इसका मतलब मैं ये पता करूंगा कि वहां की टोपोग्राफिकल फीचर्स, टोपोग्राफिकल फीचर्स मतलब कहाँ पर लेक है, कहाँ पर रिवर है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर वैली है, इन सब चीजों के बारे में हमें पता करना, इट इज अ टोपोग्राफिकल सर्वे। तो अगर मुझे किसी भी एरिया की जनरल टोपोग्राफी के बारे में पता करनी है, जनरल टोपोग्राफी इन दी सेंस पर्वत कहाँ पर है, पर्वत कहाँ पर है, पहाड़ कहाँ पर है, नदी कहाँ पर है, नाले कहाँ पर है, सही बात है ना। ये बात तो हमने आपके सामने बोला, अगर अपन टोपोग्राफिकल सर्वे के बारे में डिस्कशन करेंगे तो टू नो द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। सो मैंने आपसे बोला ये सर्वे क्यों किया जाता है, सो लिखेगा टू नो अबाउट द जनरल टोपोग्राफी ऑफ एरिया, टू नो अबाउट द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, टू नो अबाउट द जनरल टोपोग्राफी, टू नो अबाउट द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। हमें किसी भी एरिया की जनरल टोपोग्राफी अगर निकालनी है तो हमने आपके सामने टोपोग्राफिकल सर्वे करना पड़ेगा। एक और सर्वे हमारे पास होता है, इट इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे। भारत में या फिर पूरे विश्व में जिंदगी में ही शायद एकमात्र, शायद कोई आदमी ना हो, जिंदगी में शायद कोई आदमी ऐसा ना हो जिसने जिंदगी में कैडेस्ट्रल सर्वे ना किया गया हो, ठीक है ना। सभी लोग कैडेस्ट्रल सर्वे करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये इतना बड़ा एक फील्ड है, इतना बड़ा एक फील्ड है, इतनी बड़ी एक जगह है जहां पर आपको सर्वे परफॉर्म करना है। आपको एक छोटा सा प्लॉट चाहिए, प्लॉट लाइक दिस। तो आपको मान लीजिए एक प्लॉट चाहिए और प्लॉट का साइज कितना है, तो आपने बोला हमें एक प्लॉट चाहिए 20 फीट बाई 50 फीट का। तो आपको 20 फीट बाई 50 फीट का अगर प्लॉट चाहिए, प्लॉट इतने बड़े एरिया में से आपको 20 फीट बाई 50 फीट का प्लॉट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप 20 फीट बाई 50 फीट का प्लॉट इस तरीके से मेजर करोगे और ये आप बाउंड्री बना दोगे उसकी। ऐसे ही बनेगी ना बाउंड्री।
तो एक्चुअल में आपने क्या किया, अपने फील्ड की, अपने प्लॉट की बाउंड्री को फिक्स कर दिया। तो आपने जब बाउंड्री को फिक्स किया, तो बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्री को फिक्स करने के लिए जो सर्वे किया जाता है, दिस महान सर्वे इज कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं इसको आपके सामने कैडेस्ट्रल सर्वे बोलता हूं। दोनों हाथ उठाकर कैडेस्ट्रल सर्वे का स्वागत करें। तो मैंने आपसे बोला सर्वे टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन, ऐसा सर्वे जो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करता है। सर्वे टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन, ऐसा सर्वे टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन जो प्रॉपर्टी लाइन को डिफाइन करेगा। मैंने आपसे बोला सर्वे टू डिफाइन अ प्रॉपर्टी लाइन कॉल्ड एज, सर्वे टू डिफाइन प्रॉपर्टी लाइन कॉल्ड एज कैडेस्ट्रल सर्वे, उसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोला जाएगा। इसका बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट टाइप का सर्वे, एंड दिस सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज सिटी सर्वे। तो अगर हम सिटी सर्वे की बात करें, तो किसी भी सिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सिटी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मतलब रोड नेटवर्क कैसा है, वाटर पाइपलाइन का, वाटर सप्लाई लाइन कहाँ से जा रही है, ठीक है ना, सीवर लाइन कहाँ से जा रही है, वहां की टेलीफोन लाइन कैसी कैसी गई है, लाइक दिस। तो मैंने आपके सामने बोला टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन अ सिटी, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन सिटी, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन अ सिटी, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन अ सिटी, किसी भी सिटी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन अ सिटी, किसी भी सिटी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें सिटी सर्वे का हेल्प लेना पड़ेगा। लाइक जैसे कि वाटर सप्लाई, जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम, ठीक है ना, जैसे कि वाटर सप्लाई, जैसे कि अगर हम आपके सामने बात करें सीवेज, जैसे हम आपके सामने बात कर रहे हैं सीवेज लाइंस, ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करें रोड नेटवर्क्स एटसेट्रा, रोड नेटवर्क्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो हमने आपके सामने बोला अगर हम फील्ड के हिसाब से बात करें तो द फर्स्ट इज लैंड सर्वे। लैंड सर्वे में तीन तरीके के सर्वे आते हैं, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे और सिटी सर्वे। अब इसी तरीके से अगर हम सेकेंड टाइप के सर्वे की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड, तो एक तो लैंड हो सकता है, एक पानी में भी सर्वे किया जाता है। पानी को बोला जाता है प्यार मोहब्बत में हाइड्रो, तो उसके उस सर्वे का नाम जो पड़ा इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सर्वे पड़ा इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफिकल, उसको मैंने आपके सामने हाइड्रोग्राफिकल सर्वे बोला। मेरे भाइयों बहनों माताओं, अगर हम आपके सामने हाइड्रोग्राफिकल सर्वे की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे का क्या मतलब होता है, यानी कि हम अगर अंडर वाटर सर्वे को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट का लोकेशन निकाल रहे हैं अंडर वाटर, मैंने आपसे क्या बोला, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए और समझिएगा। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, तो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे का मतलब क्या होता है, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे का मतलब होता है टू नो द फीचर्स, टू नो द फीचर्स अंडर वाटर। सो आई विल से टू नो द फीचर्स अंडर वाटर, टू नो द फीचर्स अंडर वाटर, ठीक है ना, टू नो द फीचर्स अंडर वाटर। अगर हम पानी के अंदर किसी भी पॉइंट का या किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाना चाहें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें, तो फिर हमारे लिए हाइड्रोग्राफिकल सर्वे करना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, इसी तरीके से थर्ड टाइप ऑफ सर्वे के बारे में वी विल डिस्कस। तो तीसरा टाइप का सर्वे अगर हम आपके सामने बात करेंगे, सो दिस सर्वे सर्वे इज कॉल्ड एज, अब हम आसमान में भी सर्वे कर सकते हैं, आसमान को अंग्रेजी में बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, तो इट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। सो मैंने आपके सामने बोला नेक्स्ट सर्वे जो हमें दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट सर्वे विच आई विल डिस्कस, नेक्स्ट हमें जो दिखाई दे रहा है, दिस सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज, दिस सर्वे इज जनरली कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो हमने आपके सामने एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे बोला। तो इफ आई विल टॉक अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की बात करें तो नेक्स्ट सर्वे इज कंसीडर्ड एज अ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का मतलब है टू नो द लोकेशन ऑफ स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट्स एटसेट्रा, ठीक है ना। अगर मुझे स्टार की लोकेशन पता करनी है, प्लैनेट की लोकेशन पता करनी है, किसी सैटेलाइट की लोकेशन पता करनी है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करेंगे। टू नो द, टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ, तो लिखिएगा टू नो अबाउट, टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ, टू नो अबाउट द पोजीशन ऑफ, काय की पोजीशन, सो मैंने बोला एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में लिखिए टू नो अबाउट
the position of, to know about the position of star, planets, satellite, etc. सैटेलाइट एटसेट्रा, ठीक है ना, सैटेलाइट एटसेट्रा। सो मैंने आपके सामने क्या बोला, मैंने बोला टू नो अबाउट पोजीशन ऑफ स्टार, प्लैनेट्स, सैटेलाइट एटसेट्रा। सर एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या मेजर करना पड़ेगा टू नो द पोजीशन ऑफ स्टार एटसेट्रा? मेजर जो होता है इसमें आपने नाम सुना होगा लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, है ना। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम जनरली पोजीशन को पता करते हैं सैटेलाइट का, स्टार का, प्लैनेट का, ठीक है ना। अंडर वाटर का मतलब होता है बेटा, जैसे आप लोगों को, जैसे सपोज दैट एक सबमरीन है, सबमरीन का नाम सुना है ना, समुद्र के नीचे सबमरीन होती हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मुझे सबमरीन का पता करना है, तो किसी भी सबमरीन के बारे में पता करना है, उसका पोजीशन ट्रेस करना है, तो मुझे हाइड्रोग्राफिकल सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है ना। समुद्र में कोई जहाज चल रहा है, उस जहाज का पता करना है, उस जहाज की लोकेशन निकालनी है, शिप की लोकेशन निकालनी है, तो वो आर यू गेट माय पॉइंट? चलें आगे। सो दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ये हमने पहला क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, और चीजों को और समझने की और सुनने की हम आपके सामने कोशिश करेंगे। नाउ सी हियर, अब मैंने आपसे बोला एक और क्लासिफिकेशन है, मैंने आपके सामने बोला था, अब एक और तरीके से क्लासिफाई हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे, ठीक है ना। जैसे कि हम आपके सामने बात करें माइन सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, तो ये अलग अलग सर्वे हैं, और ज्यादा क्लासिफिकेशन का नीड नहीं है। आपके लिए ये क्लासिफिकेशन क्लियरली समझ में आया? प्लीज गिव मी आंसर, दिस स्टेटमेंट इज क्लियर राइट नाउ। अब अपन थोड़ा सा आगे चलें और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। मैंने आपसे बोला अब एक्चुअली में जब अपन को सर्वे करना है, तो सर्वे कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सर्वे के दो प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने आपसे बोला प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के दो प्रिंसिपल हमारे लिए हैं। अब वो प्रिंसिपल क्या क्या है ये सुनिएगा। सो मैंने आपसे बोला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। सो आई विल डिस्कस हियर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। मैं सर्वेइंग के प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। सो आई विल डिस्कस हियर प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। जब आप सर्वे के प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन करते हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, हम आपके सामने प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग की बात करेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिए, इफ आई विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, पहला प्रिंसिपल आई विल डिस्कस द प्रिंसिपल नंबर 1। ये हमसे बोलता है द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। नाम सुना है कभी ऐसा प्रिंसिपल? द फर्स्ट प्रिंसिपल विच आई विल डिस्कस, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड वर्क फ्रॉम। तो ये पहला प्रिंसिपल विच आई विल डिस्कस, जो हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लेना। द फर्स्ट प्रिंसिपल आई विल डिस्कस, इट इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। अब वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या मतलब है? तो आई विल से द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का क्या मतलब है? एनीबडी एल्स? अब देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं, अच्छे तरीके से सुनिए और समझिए। नहीं गब्बर, क्लासिफिकेशन और है, बट अभी जितने की जरूरत है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन बहुत है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट अगर आप कंपास यूज कर रहे हो तो कंपास सर्वे हो जाएगा, थियोडोलाइट यूज कर रहे हो तो थियोडोलाइट सर्वे हो जाएगा, है ना। तो ये यूजलेस है, ठीक है, ये यूजलेस है आपको, यानी जब वक्त आएगा मैं खुद आपको बता दूंगा। तो मैंने आपसे बोला द फर्स्ट प्रिंसिपल इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। आप लोगों ने ये पार्ट ये सुना होगा। तो द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का जो पहला प्रिंसिपल हमारे पास है, इट इज वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, है ना। अब व्हाट डू यू मीन अबाउट वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट? वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट से हम क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, अच्छे सुनिए और समझिएगा। देखो नाम है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ये हमसे बोलता है अगर मान लो आप लोगों के लिए क्या करना है, मान लीजिए आप लोगों के लिए क्या करना है, इतने बड़े एरिया का, इतने बड़े एरिया का आपको क्या करना है बेटा, मान लो सर्वे करना है।
यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मान लो आपको डिस्टेंस, एरिया कुछ भी निकालना है, आपको सर्वे करना है। अब अगर आपको सर्वे करना है तो ये हमसे बोलता है आप इतने बड़े एरिया का पूरा सर्वे एक साथ मत करो। ये हमसे क्या बोलता है? ये हमसे बोलता है आप इतने बड़े एरिया का पूरा एक साथ में सर्वे मत करो। आप क्या करिए, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। तो यू आर डिवाइडिंग इनटू अ स्मॉल स्मॉल पार्ट। आप क्या करिए, इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिएगा, ठीक है ना। यू आर डिवाइडिंग इनटू अ स्मॉल स्मॉल पार्ट, आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए। तो जब आप इसको आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे, इफ यू आर डिवाइडिंग इनटू अ स्मॉल स्मॉल पार्ट, आप इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है ना। यानी डिवाइड कैसे करना है, पहले आप मेजर कंट्रोल पॉइंट सिलेक्ट कर लो। कंट्रोल पॉइंट का मतलब जहां से आपको, ये हमने पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, कुछ भी पॉइंट्स आपने सिलेक्ट किया, P1 P2 P3, और आपने क्या किया, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7, आपने इस तरीके से छोटे छोटे एरिया में इसको डिवाइड कर लिया। इट इज P8, दिस इज P9, ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से आपने पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब जब आपने पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, और आप हमेशा कोशिश करें कि एरिया डिवाइड करते टाइम ट्राइंगल ही फॉर्म हो। हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, एक प्रकार से देखा जाए तो यू ऑलवेज भी ट्राई, आप हमेशा ट्राई करिएगा कि जब भी आप एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करें, व्हेन यू आर डिवाइडिंग द एरिया इनटू अ स्मॉल स्मॉल पार्ट, जब आप एरिया को स्मॉल स्मॉल पार्ट में, मैंने आपसे बोला, मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला कि हमें सबसे पहले एरिया को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। आप जब छोटे छोटे पार्ट में इस एरिया को डिवाइड करो, यू ऑलवेज भी रिमेंबर दैट थिंग और ट्राई दिस थिंग। आप हमेशा ये कोशिश करिएगा कि आपका जो एरिया बने वो एक ट्राइंगल के फॉर्म में बने, ठीक है ना। ट्राइंगल क्यों? ट्राइंगल इसलिए बेटा, ट्राइंगल इसलिए क्योंकि ट्राइंगल एकमात्र ऐसी ज्योमेट्री होती है जो आराम से लेआउट हो जाती है। बाकी अगर आप स्क्वायर में कन्वर्ट, यानी इसको काट देते, तो स्क्वायर में क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड पर मेजर करना या परपेंडिकुलर साइड पर लेआउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये बात आप याद रखिए, इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आप हमेशा ट्राई करें कि हमेशा ट्राइंगल ही बने। तो हमने आपके सामने बोला आपको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, पहले इसका सर्वे कर लो, फिर इसका कर लो, फिर इस पोर्शन का कर लो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहा हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एरर है तो ये दूसरे पोर्शन पर वो एरर खत्म हो जाए। भाई यहाँ पर जो एरर है वो इसी पोर्शन में रहेगा, इस पोर्शन पर नहीं जाएगा। अगर आप साथ में सर्वे करते तो इस पोर्शन पर अगर कुछ एरर आता तो पूरे में एरर आता जाता, क्योंकि आप एक साथ कर रहे हो। आपने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटिव एरर। हमने क्यूमुलेटिव एरर को इलिमिनेट कर लिया। जो एरर आनी चाहिए थी हमने क्या कर लिया, जो एरर आनी चाहिए थी हमने उन एरर को इलिमिनेट कर दिया। आई गेट माय पॉइंट। सो मैंने आपके सामने बोला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या है बेटा। सो मैंने बोला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रिंसिपल इज to eliminate cumulative error, to eliminate cumulative error, to eliminate cumulative error, ठीक है ना, to eliminate cumulative error। हम क्या कर सकते हैं, to eliminate cumulative error, हम cumulative error को eliminate कर सकते हैं। Are you get my point? The main objective of this principle is to eliminate cumulative error। हम cumulative error को क्या कर सकते हैं, eliminate कर सकते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट लिखिएगा। आ, आ, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला टू, ऐसा लिखिए, डिवाइड होल एरिया इनटू अ नंबर ऑफ ट्राइंगल, डिवाइड होल एरिया, डिवाइड होल एरिया, या डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में एरिया को डिवाइड किया ना, डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल, अगर मैंने नंबर ऑफ ट्राइंगल में इसको डिवाइड किया,
सो आई विल से डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल, आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल में इसको डिवाइड किया, कॉल्ड एज ट्राइंगुलेशन, कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलेशन, ट्राइंगुलेशन। सो मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला कि डिवाइड होल एरिया इनटू अ नंबर ऑफ ट्राइंगल, हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल में एरिया को डिवाइड किया, इट इज कॉल्ड एज ट्राइंगुलेशन, इसको हमने ट्राइंगुलेशन बोला। ठीक है ना। अब जो भी हमने ये ट्राइंगल बनाया तो देयर विल बी अ, 5 मिनट, मैंने आपसे क्या बोला, स्टे हियर प्लीज। प्लीज मैं क्या बोल रहा हूँ, हुज और विच होल्स, क्या, डिवाइड होल एरिया, सॉरी हुज नहीं, होल, WHOLE, गलती से लिख गया होगा, डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल, आपने नंबर ऑफ ट्राइंगल में एरिया को डिवाइड किया ना, सो मैंने आपसे बोला डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल। डिवाइड होल एरिया इनटू नंबर ऑफ ट्राइंगल, आप नंबर ऑफ ट्राइंगल में पूरे एरिया को डिवाइड कर रहे हो, इसको ट्राइंगुलेशन। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ट्राइंगल बनाए तो ट्राइंगल मस्ट बी सेटिस्फाइड वेल कंडीशन ट्राइंगल, हमने आपसे बोला जो भी ट्राइंगल आप बनाओगे ट्राइंगल को वेल कंडीशन ट्राइंगल को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द वेल ट्राइंगल, नाउ सी हियर, मैंने आपसे बोला ट्राइंगल मस्ट बी सेटिस्फाई, मैंने आपसे बोला ट्राइंगल मस्ट बी सेटिस्फाई, triangle must be satisfy, triangle must be satisfied well condition, ट्राइंगल मस्ट बी सेटिस्फाई वेल कंडीशन, ट्राइंगल को वेल कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब व्हाट इज द वेल कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, क्या होती है ट्राइंगल की वेल कंडीशन, सो इफ आई विल टॉक अबाउट वेल कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, आई विल टॉक अबाउट वेल कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल की वेल कंडीशन के बारे में बात करें, वेल कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल की दो ही वेल कंडीशन है, वेल कंडीशन ऑफ ट्राइंगल, क्या कंडीशन है, अगर मान लो ये आपने ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल का क्या बन रहा है, इंटरनल एंगल, ठीक है ना, अगर हमने ये ट्राइंगल बनाया और ये ट्राइंगल का क्या बन रहा है, इंटरनल एंगल, तो ऐसा बोला जाता है कि थीटा का वैल्यू ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और लेस और इक्वल टू 120 डिग्री। याद रखना, इट इज द कंडीशन ऑफ वेल ट्राइंगल, ये वेल ट्राइंगल का कंडीशन होता है कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री से ज्यादा या उसके बराबर और 120 डिग्री से कम या उसके बराबर होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। नहीं बेटा, उसको स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कंसीडर किया जाता है जैसे ये कर्व है, तो स्ट्रेट लाइन इज कंसीडर लाइक दिस, इस तरीके से हम स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे कि ये एरिया और ये एरिया लगभग बराबर हो, इक्विवेलेंट करके, ठीक है ना, कंडीशन लाइक दिस, कंडीशन इस तरीके से, यानी इस तरीके से, जैसे ये इसको कंसीडर करना है तो लाइक दिस, ऐसे कंसीडर ना करके हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कंसीडर ना करके इस तरीके से कंसीडर करेंगे कि एक्चुअल में ये एरिया बाहर जितना जा रहा है उतना ही अंदर आ जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, ठीक है ना, लाइक दिस, इस तरीके से हम करते, स्ट्रेट है लेकिन इस तरीके से करना है कि एरिया इक्विवेलेंट आ जाए। चले भाई आगे, चलो, सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रिंसिपल, ये हमारा पहला प्रिंसिपल था। सेकंड प्रिंसिपल आई विल डिस्कस, अगर हम सेकंड प्रिंसिपल की आपके सामने बात कर रहे हैं तो सेकंड प्रिंसिपल हमसे बोलता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन जब भी देखें तो ये हमसे बोलता है लोकेशन ऑफ पॉइंट, आप जब भी किसी भी पॉइंट का लोकेशन देखें तो लोकेशन ऑफ पॉइंट with respect to with respect to minimum two references, minimum two references, आप समझो मेरी बात, मैंने आपसे बोला, ये हमसे बोल रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम टू रेफरेंसेस, अगर आपको किसी भी पॉइंट का लोकेशन चाहिए तो आप उसको कम से कम दो रेफरेंस के थ्रू बताइए, अगर आप किसी भी पॉइंट का लोकेशन दे रहे हैं तो आप कम से कम उसको, तो आप कम से कम उसको दो रेफरेंस की हेल्प से बताइए, कम से कम दो रेफरेंस की हेल्प से बताइए। अब वो दो रेफरेंस कौन कौन से हैं, तो मैंने आपसे बोला लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू मिनिमम टू रेफरेंसेस, आपको जो लोकेशन दिख रहा है यानी किसी भी पॉइंट का अगर मुझे लोकेशन चाहिए
तो हमें कम से कम 2 रेफरेंस देना ही पड़ेगा, मिनिमम 2 रेफरेंसेस। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है? इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, लोकेशन ऑफ पॉइंट मिनिमम 2 रेफरेंसेस। मान लो मान लो आप जब गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड करके जेई बन गए या फिर एई बन गए, जूनियर इंजीनियर बन गए या फिर असिस्टेंट इंजीनियर बन गए, आप क्या कर रहे हो? हमने आपसे बोला आप गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड कर कर मान लो आप जेई बन गए, जूनियर इंजीनियर बन गए, या फिर आप एई बन गए, मान लो आप असिस्टेंट इंजीनियर्स बन गए। तो जब आप जूनियर इंजीनियर बन गए या फिर आप असिस्टेंट इंजीनियर बन गए और आपने क्या किया, यहां से सर्वे को करना स्टार्ट किया, और सर्वे करते 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 यहां तक आ गए और आपका ट्रांसफर हो गया। भाई ट्रांसफर हो सकता है ना यार, आपका ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर नया एई और जेई आएगा, क्या वो पीछे से वापस से सर्वे करेगा क्या? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आप क्या करोगे ना, आप क्या करोगे ना, जहां पर आपने सर्वे को छोड़ा, जहां पर सर्वे को छोड़ा, आप यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई भी एक इलेक्ट्रिक पोल है, तो आप इलेक्ट्रिक पोल से ये बोल दोगे, उस डायरी में लिख दोगे कि इलेक्ट्रिक पोल से D1 डिस्टेंस पर था। और मान लो यहाँ पर एक मंदिर है, तो आप यहाँ पर लिख दोगे मंदिर के इस कॉर्नर से D2 डिस्टेंस पर था। सो आपने 2 रेफरेंस दे दिए इस पॉइंट के। तो इंजीनियर आएगा तो यहाँ से D1 डिस्टेंस मेजर करेगा, यहाँ से D2, और पता कर लेगा भाई साहब इस पॉइंट पर आ गए थे। अरे खोपड़े में घुस रही है कुछ बात? तो इसलिए हमें कम से कम 2 रेफरेंसेस के बीच में तो रखना ही पड़ेगा। ये बात याद रखिए, लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंसेस, हमें 2 रेफरेंस के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है ना? अब मैंने आपके सामने क्या बोला, नाउ सी हियर प्लीज, अच्छे से सुनिए। अब जब अपन रेफरेंस कैसे भी दे सकते हैं, जैसे मान लो हमें इस पॉइंट का रेफरेंस देना है, तो आप कैसे भी रेफरेंस दे सकते हो। मैंने आपसे बोला यहाँ पर एक पॉइंट ले लो ए पॉइंट, यहाँ पर ले लो एक पॉइंट बी पॉइंट, तो इससे इसका डिस्टेंस मेजर कर लो, दिस डिस्टेंस इज, हमने आपसे बोला इससे इसका डिस्टेंस मेजर कर लो और इससे इसका डिस्टेंस मेजर कर लो। ये रेफरेंस हो गया, इससे इसका डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज D1, दिस डिस्टेंस इज D2। तो ये हमने आपके सामने लेंथ के टर्म्स में 2 रेफरेंस दे दिए, दीज आर दी रेफरेंस। ठीक है ना? जब आप लेंथ के टर्म्स में रेफरेंस देते हो, मैंने आपसे बोला जब आप लेंथ के टर्म्स में रेफरेंस दे रहे हो, तो उसको हम आपके सामने बोलते हैं, ये ऐसा रेफरेंस दिया जाता है चेन सर्वे में। कहां पर दिया जाता है? तो ऐसा रेफरेंस जो हमारे लिए दिया जाएगा, इट इज इन चेन सर्वे, हम चेन सर्वे में देते हैं ये रेफरेंस। इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है, इसी तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दिस इज अवर, हमें इस पॉइंट का रेफरेंस चाहिए, इस पॉइंट का रेफरेंस चाहिए, सो आई विल से दिस इज अवर पॉइंट ए, दिस इज अवर पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, मुझे इस पॉइंट का रेफरेंस चाहिए। तो अगर मुझे इस पॉइंट का आपके सामने रेफरेंस चाहिए, तो आप इस तरीके से और इस तरीके से रेफरेंस दे दें, और आपने देखा यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, दिस इज θ1, और यहाँ पर जो एंगल आ रहा है, दिस इज θ2। तो θ1 एंड θ2 आर 2 रेफरेंस, तो हमने एंगल के टर्म्स में रेफरेंस दे दिया। जब एंगल के टर्म्स में हमने रेफरेंस दे दिया, तो ये रेफरेंस जनरली दिया जाता है इज इन कंपास सर्वे। तो जब अपन कंपास सर्वे की बात करते हैं, कंपास सर्वे में हम रेफरेंस इस तरीके से देते हैं। ठीक है ना? अब कभी कभार हम क्या करते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पॉइंट सी है, आई विल से इट इज अ सी पॉइंट। मैंने आपसे बोला मान लीजिए सपोज दैट कभी कभार हमारे पास पॉइंट सी है, तो हमने सी पॉइंट के बारे में आपके सामने डिस्कस किया। हम कभी कभार क्या करते हैं, एक ही पॉइंट कंसीडर करते हैं, हम कभी कभार एक ही पॉइंट कंसीडर करते हैं, और इस एक पॉइंट से क्या करूंगा, सी पॉइंट का क्या करूंगा, एंगल मेजर कर लूंगा, इस पॉइंट का एंगल मेजर कर लूंगा, एंड दिस पॉइंट आई विल सी थीटा। और मैंने क्या किया, इसका डिस्टेंस भी मेजर कर लिया, दिस डिस्टेंस इज D1। तो जब हम एंगल और लेंथ दोनों के टर्म्स में रेफरेंस दे रहे हैं, जब हम एंगल और लेंथ दोनों के टर्म्स में रेफरेंस दे रहे हैं, तो ये रेफरेंस हम जनरली प्रोवाइड करते हैं जब हम ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। जब हम काय के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब हम ट्रैवर्सिंग के बारे में बात करेंगे, याद रखिएगा। तो हमने आपसे बोला ये हम तब करते हैं जब हम ट्रैवर्स के बारे में बात करते हैं, ट्रैवर्सिंग की बात करेंगे। आई गेट माय पॉइंट? सभी के लिए स्टेटमेंट क्लियर है? सो दीज आर दी 2 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। ये हमारे पास सर्वे का कुछ बेसिक प्रिंसिपल था। अब बताओ मुझे सभी बच्चे अच्छे तरीके से दोनों हाथ पैर हवा में उठा के कि भैया आज का लेक्चर सर्वे का आपको कैसा लगा, खोपड़े में पेला गया या नहीं पेला गया, खोपड़े में पेला गया या नहीं पेला गया।
एनीबडी एल्स? ठीक है। सो इसी तरीके से हम आपका सर्वे पूरा कवर करवाएंगे, जैसा मैं लिखवा लिखवा के पढ़ाता हूँ। ब्रिज में थोड़ा सा क्या है ना यार, ब्रिज बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसमें मैं बहुत ज्यादा लिखवाता बोर्ड पर तो फिर वो मजा नहीं आता, कब ब्रिज ही चलता 40 घंटे, और आप लोगों के लिए इतना टाइम है नहीं। क्या पीछे का शर्ट का वर्ड डिस्टर्ब कर रहा है? डिस्ट्रैक्ट कर दिया? क्या लिखा है पीछे शर्ट पर? पीछे शर्ट पर क्या लिखा है, मैंने देखा ही नहीं। अब इसमें उल्टा दिख रहा है, क्या पता क्या लिख रहा है, क्या लिखा है पीछे शर्ट पर, क्या लिखा है? Improve, improve your. There is nothing better than this. Improve your. I can. इम्प्रूव योर, अच्छा ये, अच्छा अच्छा, हैंडसम लिखा है सर। अगर आप मैडम हैं तो आपके लिए थैंक यू, और अगर आप लड़के होगे मुझसे हैंडसम बोल रहे हैं, देन गो टू द डॉक्टर फर्स्ट। उसमें यानी कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा। चलिए ठीक है ना, तो आज का ठीक है, मैं एमसीक्यू वगैरह तो मैं करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। आप तो मुझे ये बताइएगा, आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा कि नहीं? यानी इस तरीके से सर्वे पढ़ाऊं तो चलेगा आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? बहुत ज्यादा लेवल तो नहीं लग रहा? ऐसे पढ़ाऊंगा चलेगा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। हाँ हाँ, जय अरुणाचल भैया, जय अरुणाचल, जय भारत, सब अपने ही तो है। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, हम राज्यों के गणराज्य हैं। जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, जम्मू एंड कश्मीर है, तमिलनाडु है, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। ठीक है ना? तो हम तो भारत के वासी हैं, और आप सभी को पता ही है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रावण उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल, यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तो ठीक है, बाकी चलिए, थैंक यू, थैंक्स एवरीवन, गुड नाइट, टाटा। कल मिलते हैं सेम टाइम।